शकीर खलीली का जन्म 27 अगस्त 1947 को चेन्नई में हुआ था। सर मिर्ज़ा इस्माइल, जो जयपुर, हैदराबाद और मैसूरू के दीवान रह चुके थे, वो शकीरे के नाना थे। एक अमीर, संपन्न और इज्जतदार परिवार में जन्मी शकीरे को जानने वाले उन्हें एक सौम्य, मिलनसार, सुंदर और जीवन के उत्साह से भरपूर व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। उनके बचपन का नाम शकीरे नमाजी था। लगभग 18 साल की उम्र में उनकी शादी उनके फर्स्ट कज़न एम्बेसडर अकबर खलीली से हो गई। शादी के बाद उनका नाम शकीरे खलीली हो गया। सभी परिवार वाले और शकीरे इस शादी से बेहद खुश थे। इस शादी से शकीरे की 4 सुंदर बेटियां हुईं। उनकी बेटियों के नाम जीबंदे, सबा, रेहाना और इस्मत हैं। शकीरे अपनी बेटियों के साथ बेंगलुरु के बंगले में रहा करती थीं। उन्हें अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उनके पति एम्बेसडर खलीली भारतीय विदेश सेवा के काम से अक्सर घर से दूर रहा करते थे। इस वजह से शकीरे अकेला महसूस करने लगी। उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। उनके अपने पति से अक्सर झगड़े होने लगे। जीवन के इस कठिन दौर में एक ऐसा मोड़ आता है जो भविष्य में उनकी जिंदगी बदल देगा। 1983 में दिल्ली में रामपुर की बेगम की पार्टी में उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो शकीरे को उनके जीवन का सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। यह शख्स, जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा है, अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद बताता है। श्रद्धानंद का जन्म 1939 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। वह एक बेहद सामान्य परिवार से आता था। अपने वाक्य कौशल और ज्ञान के दम पर उसने समाज के प्रतिष्ठित लोगों में अपनी जगह बना ली थी और इसी वजह से श्रद्धानंद शकीरे की जिंदगी में दाखिल हो सका। इसी पार्टी में श्रद्धानंद शकीरे को उनके जीवन में चल रही परेशानियों में सहयोग करने का प्रस्ताव रखता है। वह शकीरे के कुछ कामों में उनकी मदद करने लगा और उसने शकीरे से मिलने बेंगलुरु आना जाना शुरू कर दिया। वह जब भी बेंगलुरु जाता था तो शकीरे के घर पर ही रुकता था। एम्बेसडर खलीली अक्सर घर पर नहीं होते थे। घर पर रुकने के कारण श्रद्धानंद ने शकीरे से दोस्ती गहरी कर ली और उनकी बेटियों से भी जान पहचान बढ़ा ली। अकेलेपन की शिकार शकीरे को श्रद्धानंद में एक दोस्त मिल गया था। समय बीता और श्रद्धानंद शकीरे के घर पर ही रहने लगा। इधर शकीरे की अपने पति से दूरियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने अक्टूबर 1985 में अपने पति से डिवोर्स ले लिया और अप्रैल 1986 में श्रद्धानंद से शादी कर ली। शकीरे श्रद्धानंद के साथ 81 रिचमंड रोड वाले घर में रहने लगी। 1980 का दशक वो दौर था जब डिवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता था। इसके अतिरिक्त समाज से बाहर शादी करने को समाज अपने विरुद्ध मानता था। शकीरे और श्रद्धानंद दोनों अलग धर्मों से थे। इन्हीं बातों के चलते शकीरे के परिवार वालों ने उनसे दूरी बना ली और बातचीत बंद कर दी। परिवार वालों से दूरी बना लेने के बावजूद शकीरे अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती थीं। जब भी मौका मिलता वो अपनी बेटियों से मिलती और फोन से संपर्क में रहती। समय बीतता है और फिर मई 1991 में शकीरे का अपनी बेटियों से संपर्क टूट जाता है। 1990 के शुरुआती दशक में भारत में मोबाइल फोन नहीं थे और लैंडलाइन फोन से ही बातें होती थीं। शकीरे की बेटी सबा, जो खुद एक मशहूर और सक्सेसफुल मॉडल थी, उनका अपनी माँ से संपर्क टूट जाने के बाद कई दिनों तक अपनी माँ को फोन करती रहती हैं। श्रद्धानंद सबा से फोन पर हर बार यह कहकर टाल देता है कि शकीरे घर पर नहीं है, या शकीरे की तबीयत खराब है, या शकीरे बात नहीं करना चाहती। सबा कई बार अपनी माँ से मिलने की उम्मीद में उनके घर भी जाती हैं। जब वह घर पर केवल श्रद्धानंद से मिलती हैं तो श्रद्धानंद बहाने बनाता है कि शकीरे अमेरिका में है, या अब शकीरे इंग्लैंड में है और अब शकीरे कभी भी भारत नहीं लौटेंगी। श्रद्धानंद सबा को शकीरे का विदेश का पता और फोन नंबर देने से यह कहकर मना कर देता है कि शकीरे किसी से बात नहीं करना चाहती और किसी के संपर्क में नहीं रहना चाहती। यह सब सबा को बड़ा अटपटा लगता है, पर वह अपनी माँ से मिलने का प्रयास जारी रखती हैं। सबा फोन करना और घर आना जाना जारी रखती हैं। कभी कभी वह अपने माँ के लिए तोहफे भी लाती हैं। एक दिन जुलाई 1992 में सबा अपनी माँ के घर आती हैं। अब तक शकीरे को लापता हुए 1 साल के ऊपर हो चुका था। घर पर अपनी माँ का सामान टटोलते हुए सबा को शकीरे का पासपोर्ट मिलता है,
और उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन होता है कि श्रद्धानंद उनकी मां के विदेश जाने को लेकर लगातार उनसे झूठ बोल रहा था। वो तुरंत अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अपनी मां के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस श्रद्धानंद से पूछताछ करती है। श्रद्धानंद पुलिस को भी शकीरे की विदेश जाने वाली कहानी सुनाकर चकमा देता है। कुछ और सबूत न मिलने के कारण पुलिस आगे जांच नहीं करती और यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। पर सबा हार नहीं मानती। पुलिस के रवैये से परेशान सबा मार्च 1994 में पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलती हैं। सबा अधिकारियों से विनती करती हैं कि वह 3 साल से लापता शकीरे को ढूंढें। श्रद्धानंद से फिर पूछताछ होती है पर वो कुछ नहीं बताता। इस बार पुलिस घर के नौकर राजू से भी पूछताछ करती है और राजू सारी कहानी बता देता है। राजू की कहानी के आधार पर पुलिस 28 मार्च 1994 को श्रद्धानंद को हिरासत में लेती है। शकीरे को लापता हुए अब 3 साल हो चुके थे। पुलिस की हिरासत में श्रद्धानंद खुलासा करता है कि उसी ने शकीरे की बॉडी को दफना दिया है। आइए जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया और राजू ने पुलिस को क्या बताया था। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा पीछे 1986 में। शकीरे अपने पहले पति से डिवोर्स के बाद भी करोड़ों की प्रॉपर्टियों की मालकिन थी। अप्रैल 1986 में शादी के बाद श्रद्धानंद शकीरे की जानकारी के बाहर उनकी कुछ प्रॉपर्टियां अपने नाम कराकर बेच देता है। यह बात शकीरे को पता चलती है तो उनमें काफी झगड़े होते हैं। अपने हाथों से शकीरे की प्रॉपर्टियों का सारा कंट्रोल न चला जाए इसलिए श्रद्धानंद एक खतरनाक साजिश रचता है। मई 1991 के पहले हफ्ते में श्रद्धानंद बेंगलुरु के लक्कड़ बाजार से एक कॉफिन के साइज का वुडन बॉक्स बनवाता है। उसमें नीचे चारों कोनों में पहिए लगवाता है। फिर कुछ दिन बाद घर के आंगन में एक बड़ा गहरा गड्ढा खुदवाता है। उसकी साजिश से अनजान शकीरे जब श्रद्धानंद से बक्से और गड्ढे के बारे में पूछती हैं तो वो उनसे झूठ बोलता है कि वह बक्सा सामान रखने के लिए है और गड्ढा उसने स्विमिंग पूल बनवाने के लिए खुदवाया है। 28 मई 1991 की सुबह वह शकीरे को बेड टी में बेहोशी की दवा मिलाकर देता है और खुद बाहर लंच करने चला जाता है। दोपहर को जब श्रद्धानंद लौटता है तो वो देखता है कि शकीरे बेड पर अब भी बेहोश हैं। वो राजू को वुडन बॉक्स बेडरूम में लाने के लिए बोलता है। वुडन बॉक्स लाने के बाद राजू को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। और फिर श्रद्धानंद बेहोश शकीरे को गद्दे और चादर में लपेटकर वुडन बॉक्स में डाल देता है। यही नहीं, वो उस बॉक्स को हथौड़े से कीलें ठोककर बंद कर देता है। फिर बक्से में बंद बेहोश शकीरे को आंगन के गड्ढे में दफनाकर गड्ढे के ऊपर फर्श बिछाकर उसे बंद कर देता है। इस तरह शैतानी दिमाग वाले श्रद्धानंद ने शकीरे को उनके ही घर में जिंदा दफना दिया था। राजू ने पुलिस को वुडन बॉक्स को कमरे में लाने और उसके बाद दफनाने की पूरी कहानी पुलिस को बता दी थी। राजू के अलावा घर में राजू की पत्नी जोसेफीन बतौर मेड काम करती थी। उन दोनों को कोई शक ना हो तो श्रद्धानंद उनसे झूठ बोलता है कि शकीरे की तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई है और शकीरे की इच्छा थी कि उन्हें घर में ही दफना दिया जाए। 30 मार्च 1994 को श्रद्धानंद ने घर में पुलिस को वो जगह दिखाई जहां शकीरे दफन थीं। पुलिस ने जब खुदाई करके वो बक्सा निकाला तो उन्हें गद्दे में लिपटा हुआ शकीरे का कंकाल मिला। कंकाल के साथ उनके सिर के बाल, वो कपड़े और जेवरात जो उन्होंने पहन रखे थे वो सब मिले। उनकी पहचान उनके डेंटल प्रिंट्स, कपड़ों और जेवरों से हुई। पुलिस को बक्से के अंदर खरोचने के निशानों से यह पता चला कि शकीरे ने बक्से से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी। 2005 में शकीरे की हत्या के 14 साल बाद बेंगलुरु कोर्ट ने श्रद्धानंद को हत्या का दोषी मानते हुए और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए मौत की सजा सुनाई। और 2005 में ही ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी श्रद्धानंद को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट में श्रद्धानंद ने कभी अपना जुर्म नहीं माना। वह अपने बचाव में यही कहता रहा कि शकीरे की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई और वह उसी घर में दफन होना चाहती थी। श्रद्धानंद ने यह भी कोर्ट में बोला कि उसने पुलिस को दिया गया बयान पुलिस के दबाव में दिया था।
कोर्ट ने यह नोटिस किया कि श्रद्धानंद को शकीरे की मौत का ना कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। यही नहीं, श्रद्धानंद मई 1991 से मार्च 1994 तक यानी कि 3 साल तक उसी फर्श के ऊपर नाच गाना और पार्टीज करता रहा जहां शकीरे दफन थी। 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रद्धानंद की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, वो भी बिना पैरोल के। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रद्धानंद की पैरोल की अर्जी को नामंजूर कर दिया और शकीरे की संपत्ति पर उसके दावे को भी खारिज कर दिया। श्रद्धानंद लगभग 85 साल का हो चुका है और सागर की सेंट्रल जेल में बंद है, सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। इस केस को देश भर के मीडिया ने कवर किया और Amazon प्राइम पर इस केस की एक सीरीज भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हत्या के अपराधी के लिए क्या बड़ी सज़ा है, मौत या उम्र कैद? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही बिट्रेयल की सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहेंगे, यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।